गुड मॉर्निंग। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? यानी कि हमने ट्रांसफॉर्मर के मोटे मोटे तौर पे वर्गीकरण पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के भाग। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भाग क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। हेडिंग है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भाग। ये ट्रांसफॉर्मर का जो है वो मेन टैंक है। इस मेन टैंक के ऊपर जुड़ा हुआ एक टैंक है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक या संरक्षक टैंक। अब मेन टैंक में यदि तेल कम हो जाता है तो संरक्षक टैंक तेल की सप्लाई दे देता है, यदि ज्यादा हो जाता है तो ये खुद वापस ले लेता है। इसलिए संरक्षक के रूप में ये कार्य कर रहा है। इसलिए टैंक क्या कहलाएगा? संरक्षक टैंक। अब जैसे मान लो हमारे पास मुख्य टैंक होता है, इस मुख्य टैंक के अंदर तो कोर होती है और कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है। तो मुख्य टैंक के अंदर कोर है, कोर के अंदर हमारे पास वाइंडिंग लपेटी गई है। तो जो हमारे पास वाइंडिंग लपेटी गई है वो तेल में क्या होनी चाहिए? डूबी हुई होनी चाहिए। वाइंडिंग यदि हमारे पास तेल में डूबी हुई होती है तो क्या होता है कि हमारे इसमें शीतलन का गुण प्रभाव आराम से अच्छे से रह सकता है, क्योंकि हम तेल भरते इसलिए हैं कि शीतलन हो। और गर्म होता भाग कौन सा है? कुंडली और कोर। तो दोनों डूबे हो तो होने चाहिए। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर में कुछ भाग ऊपर है जो खाली छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर क्रिया करेगा तो वाइंडिंग गर्म होगी। वाइंडिंग गर्म होने से तेल गर्म होगा। तेल गर्म होगा तो तेल का आयतन बढ़ेगा। तेल का आयतन बढ़ने से आगे जो जगह खाली थी उसमें और ये फैलने की कोशिश करेगा। तो ऊपर जो वायु थी, वायु में क्या बढ़ेगा? दाब बढ़ेगा। ठीक है। अब हमारे पास जब दाब ज्यादा हो जाता है तो यहां पर एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। मुख्य टैंक के साथ लगा होता है। कौन सा वाल्व होता है? प्रेशर रिलीज वाल्व कह दो, या उसको हम टेक्निकल शब्द में एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। एक्सप्लोजन वेंट प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। कुकर के सीटी होती है, ये क्या होता है? प्रेशर रिलीज वाल्व, प्रेशर को रिलीज करता है। गीजर के ऊपर भी इसी प्रकार प्रेशर रिलीज वाल्व लगाना पड़ता है। जिस भी बंद टैंक के अंदर कोई द्रव्य गर्म होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो वहां पर देखो, एक तो जो तेल है या पानी है जो भी है वो ज्यादा ताप पर क्या बढ़ने लग जाती है? भाप। तो एक तो भाप बढ़ने के कारण दाब बढ़ेगा, एक जगह कम हो जाएगी, आयतन बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। उस दाब को हमें रिलीज करना आवश्यक होता है। यदि दाब को रिलीज नहीं किया तो ये क्या हो सकता है? विस्फोट। ठीक है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? इसमें एक्सप्लोजन वेंट लगाते हैं। जब हमारे पास और ज्यादा बढ़ने लगे तो ये कहता है भाई देखो कि इधर है ना, हमें तेल इतना चाहिए नहीं, ऐसा कर हमारे पास तेल ज्यादा हो गए क्योंकि आयतन बढ़ गए, कुछ तेल तू ले ले। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन को दे दो। ये इसके पास क्या है? कंजर्वेटर टैंक। ये दोनों काम करेगा। कहेगा कम पड़े, मुख्य टैंक को कहता है कम पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेना मेरे से पूछ लेना, मैं दे दूंगा।
ज्यादा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इधर दे देना वापस। तो यही कंजर्वेटर टैंक का काम है, और कंजर्वेटर टैंक लास्ट तक कुछ नहीं करेगा, इतने काम करेगा वो। तो जब आयतन बढ़ा तो तेल को फैलना था, जगह कम थी, तो कहाँ चला गया, कंजर्वेटर टैंक में। अब देखो लगातार इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर क्रिया करते गया, कभी एक्सप्लोजन वेंट के साथ कुछ तेल बाहर निकला, इस प्रकार कुछ ना कुछ तेल का अंश, कभी भाप बना, थोड़ा थोड़ा तेल क्या पड़ा, कम पड़ा। जब तेल धीरे धीरे कम पड़ा तो वाइंडिंग है बाहर ओपन होने लगी, खुली। तो इसने मुख्य टैंक ने कहा भाई तेल इधर कम हो गया है, तो संरक्षक टैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम दे देते हैं आपको, ये इसमें तेल भर देगा। वाइंडिंग को लगातार क्या रखेगा, डूबी हुई रखेगा। ठीक है, वाइंडिंग सदैव क्या रहनी चाहिए, तेल में डूबी हुई। जब तेल में डूबी हुई रहती है उसे कहते हैं टॉपिंग अप। तेल में डूबी रहती है उसे क्या कहते हैं, टॉपिंग अप। टॉप के ऊपर तक, कोरित है, कोर के ऊपर तक भर दिया तो टॉप के ऊपर तक भर दिया, तो इसने तेल दे दिया। अब इसके पास जब तेल होगा तो दे देगा, नहीं तेल होगा तो ये कहां से देगा। इसलिए हमें कहेंगे तेल की यहां चिंता नहीं करनी है, यहां चिंता करनी है किसमें तेल है कि नहीं है। तेल भरेंगे किसमें, कंजर्वेटर टैंक में। कितना भरेंगे, आधा, क्योंकि इसके पास ज्यादा हो गए तो इसको लेना भी तो है, कम पड़े तो देना भी तो है, तो इसको दोनों काम करना है, इसलिए पूरा तो भर नहीं सकते, क्या भरना चाहिए, आधा। ठीक है, और ऑयल गेज मापी भी कहां लगाओगे, इसमें, ताकि इसमें देख सके कितना तेल बाकी है। क्योंकि यदि मान लो मुख्य टैंक में तेल कम होगा तो वो तो संरक्षक टैंक दे देगा, ज्यादा होगा तो संरक्षक टैंक ले लेगा। तो हमें यहाँ का तेल थोड़ी चेक करना है, तेल कहां से कहां चेक करना है, कंजर्वेटर टैंक का। तो ये कंजर्वेटर टैंक का कार्य हो गया, क्लियर। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में एक बकोज रिले लगा रहता है, जिसे आप बुकोलज रिले बोलते हैं, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन बकोज रिले होता है। बकोज रिले होता है इन दोनों के बीच में, ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। रिले हमेशा किसके लिए लगाए जाएंगे, सुरक्षा के लिए। रिले इसलिए लगाया गया है कि शुरुआत में हमारे पास जब देखो कि ये टैंक ज्यादा गर्म हो जाए, दाब ज्यादा बढ़ जाए, और गर्म होगा तो दाब और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हमारे पास ऐसा रिले लगाना चाहिए जो उच्च दाब से संचालित हो, इसलिए बकोज रिले लगाया। बकोज रिले होता है गैस दाबित रिले, यानी उच्च दाब पर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करके परिपथ को क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट। यहाँ अंदर तेल के अंदर दो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, वो जुड़ जाएंगे, तो परिपथ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट, ट्रांसफॉर्मर बंद हो जाएगा। उसने कहा फूटने से तो अच्छा बंद ही हो जा, यही तो है रिले का कार्य है, कि जलने से फूटने से विस्फोट से अच्छा है बंद हो जाओ। तो रिले का कार्य होता है परिपथ को विसंयोजित यानी डिस्कनेक्ट करना, ये रिले ने कर दिया। अब देखो कि जब ट्रांसफॉर्मर है, तेल फैला, तेल फैला तो उसने दाब ज्यादा बढ़ा, वो दाब कहां रिलीज हो गए भाई, एक्सप्लोजन वेंट से बाहर निकल गए, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ट्रांसफॉर्मर बंद हो गया, और फिर मतलब धीरे धीरे तेल का तापमान भी क्या हो गया, कम, तेल का आयतन भी क्या हो गया, कम। अब ऊपर वाली जगह तो खाली रह गई, क्योंकि जो वायु थी वो तो आपने दाब के साथ बाहर निकाल दी, ऊपर वाली जगह क्या रहेगी, खाली। तो निर्वाह ट्रांसफॉर्मर के लिए अच्छा नहीं था, तो हमने क्या लगाया, एक ब्रीदर, ब्रीदर लगाया कंजर्वेटर टैंक के साथ। ब्रीदर हिंदी में कहते हैं श्वासक, श्वासक का मतलब सांस लेगा, जोर से सांस खींचेगा, सांस खींचेगा यानी वायु इसके अंदर लेगा, वायु अंदर लेगा, वो वायु यहां से कहां जाएगी भाई, टैंक के अंदर। जिस पाइप से तेल जाएगी तो वायु क्यों नहीं जाएगी, वायु भी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ वायु जाएगी। अब जो वायु जाए, वायु में नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वायु में यदि नमी रह गई तो शॉर्ट सर्किट कर देगी वाइंडिंगों को, इसलिए नमी नहीं रहनी चाहिए। तो इस ब्रीदर के अंदर क्या लगाओगे, आपका फेवरेट सिलिका जेल, वो यही लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल लगा दिया। सिलिका जेल क्या करेगा, वायु जो खींचेगा, वायु में जो नमी होगी, नमी को सिलिका जेल ले लेगा, ठीक है, ये कर दिया मामला। अब हमारे पास एक होता है तापमापी, तापमापी किसके साथ लगाओगे, मुख्य टैंक। और तेल का तापमान कहां मापना है, मुख्य टैंक में। ये तो तेल गर्म ही नहीं हो रहा, ये तो कह रहा है ज्यादा हो रहा तो इधर दे दो, कम हो रहा है इधर दे दो, ये तो ऑयल मापना है इधर, तो तापमापी कहां मापनी है, मुख्य टैंक, ठीक है। अब मुख्य टैंक है, इसके चारों ओर आपके पास ये ट्यूब सी लगी रहती है, जो बहुत सारी ऐसे ट्यूब ट्रांसफॉर्मर लगी रहती है ना, उसे कूलिंग ट्यूब कहते हैं। कूलिंग ट्यूब क्यों लगाते हैं,
क्योंकि इस ट्यूब के अंदर से तेल प्रवाहित होता है, तो तेल का संपर्क क्षेत्रफल धातु के साथ बढ़ जाता है, तो वो जल्दी से वायु के साथ क्रिया कर लेती है, मतलब वायु के साथ चली जाती है। बाहर उस तापमान कितना है भाई, 30 डिग्री 35 डिग्री, अंदर तापमान कितना 80 डिग्री, तो 80 से 35 की तरफ ही जाएगा ना। तो केवल एक टैंक के पृष्ठ क्षेत्रफल गिनती का है, चारों ओर कूलिंग ट्यूब लगाई, ट्यूब कुछ खास काम नहीं कर रही है, लेकिन ट्यूब ने क्षेत्रफल तो बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया चारों ओर से, तो इसलिए उष्मा क्या होगी, फैल जाएगी आराम से। उस कूलिंग ट्यूब जो लगे उसके ऊपर पंखा लगा दो, जो ये कूलिंग फैन लगा दी इसके ऊपर, ये क्या करेगा, ज्यादा दाब देगा हवा का, तो जैसे ही वो ट्यूब है वो गर्म होने लगेगी, क्या कर देगा, ठंडा, जैसे ठंडा करता जाएगा बाहर अंदर की उष्मा क्या निकल जाएगी बाहर। यही कार्य करना है, ये कार्य किसका है, कूलिंग ट्यूब का। और इसके अलावा होता है बुशिंग। बुशिंग मतलब ये इंसुलेटर है ना, पोर्सलिन के बने हुए, जहां तार जोड़ने हैं, जिसमें तार जोड़ते, ये तो बुशिंग टर्मिनल है। बुशिंग तो इंसुलेटर ही होते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट करंट नहीं आए, तो बीच में क्या बना रहे, कुछ अलग, इसलिए क्या लगाया जाता है, बुशिंग। लो वोल्टेज होता है तो इंसुलेशन क्या लगाया जाता है, कम, और हाई वोल्टेज में इंसुलेशन क्या लगाया जाता है, ज्यादा। ये बुशिंग का कॉन्सेप्ट है। अब और क्या भाग है इसमें, इतनी भाग है क्या, चलो मैं बोलूंगा, आप लिख लो हेडिंग। चित्र बनाना है क्या, ये आपका सवाल क्या, मैं समझा नहीं। वापस समझा दूं, क्यों, बैठने को मैंने बोला भी नहीं, खड़े हो, नहीं वापस समझा दूं क्यों। मैंने, एक तो है मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आया, एक है मैंने ढंग का नहीं समझाया, एक है तुम लेट आए, तुम लेट आए तो मैं क्यों भुगतूं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, बैठो, टाइम पे आया करो। क्या कह रहे हो, हाँ, हैं, बाइंडिंग का क्या होगा, वाइंडिंग में तेल कम पड़ जाए तो क्या होगा, होगा क्या, कुछ नहीं होगा, गर्म ज्यादा होगा, तेल शीतलन का काम करता है, शीतलन कम करेगा तो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो जलने का खतरा रहता है, तो ये होगा। हम तेल डालते क्यों है, ऐसे नहीं है कि तेल नहीं डालेंगे तो क्रिया नहीं करेगा। मैंने शीतलन प्रणाली में पहला लगाया प्राकृतिक रूप से शीतलन, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं डाला, तो यदि तेल कम पड़ जाता है तो गर्म क्या होगा, अधिक होगा। और कोई सवाल, है, अब हेडिंग डालो, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक लिख दिया, ठीक है। अब देखो कि कंजर्वेटर टैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, संरक्षक टैंक, हिंदी में नाम लिखो, संरक्षक टैंक। कंजर्वेटर टैंक, हिंदी में नाम लिखो, संरक्षक टैंक। पॉइंट लिखो इसमें, यह मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है,
यह मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है। यह तेल से आधा भरा होता है। नेक्स्ट लिखो, मुख्य टैंक में तेल की कमी होने पर संरक्षित टैंक द्वारा तेल प्रदान किया जाता है। संरक्षित टैंक द्वारा तेल प्रदान किया जाता है। लिख दिया, ठीक है। संरक्षित टैंक द्वारा तेल प्रदान किया जाता है। यदि इसमें लिखा होगा, यदि मुख्य टैंक में ऊष्मा के कारण तेल का फैलाव हो जाता है, यदि मुख्य टैंक में ऊष्मा के कारण तेल का फैलाव हो जाता है तो संरक्षित टैंक में तेल को ग्रहण कर लिया जाता है। संरक्षित टैंक में तेल को ग्रहण कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। ओके, तो ये तो हो गए ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भाग वाले। अगला हमारे पास मुख्य भाग, पहला तो आगे कंजर्वेटर टैंक तो हो गया। अगला लिखो आप मुख्य टैंक। कंजर्वेटर टैंक के बाद लिखो मुख्य टैंक। मुख्य टैंक लिखो, ये मृदु इस्पात का बना होता है। यह मृदु इस्पात का बना होता है। मृदु इस्पात मतलब माइल्ड स्टील। यह है मृदु इस्पात का बना होता है। मुख्य टैंक में कोर तथा उसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित होती है। मुख्य टैंक में कोर तथा उसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित होती है। मुख्य टैंक में कोर तथा वाइंडिंग स्थापित होती है। लिख लिया, मुख्य टैंक में कोर तथा वाइंडिंग स्थापित होती है। यह वाइंडिंग तेल में डूबी होती है। ये वाइंडिंग तेल में डूबी होती है। ब्रैकेट में लिख देना टॉपिंग अप। टॉपिंग अप, TOPING स्पेस UP, टॉपिंग अप लिख दिया भाई। यानी टॉप के ऊपर तक भरोगे, क्या होती है टॉपिंग अप, ठीक है। और जो
मुख्य टैंक होता है, मुख्य टैंक का तापमान हमें किसी ज्यादा नहीं करना चाहिए, वैसे 100 डिग्री सेल्सियस अधिक करना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे विस्फोट का वगैरह खतरा रहता है। बाकी मुख्य टैंक के अंदर क्या कंटेंट होता है वो हमने लिख लिया। अगला लिखो कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब नाम लिख देते, जो जो भाग होते हैं लिख देते हैं, ये भाग करते क्या है ताकि आपको पता चले। कूलिंग ट्यूब, ठीक है भाई। यह मुख्य टैंक के साथ जुड़ी हुई धात्विक नलिका होती है। यह मुख्य टैंक के साथ जुड़ी हुई धात्विक नलिका होती है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उष्मा का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उष्मा का निकास आसानी से होता है, या निष्कासन, उष्मा का निष्कासन आसानी से होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उष्मा का निष्कासन आसानी से होता है। एक मोहनलाल का सवाल है ऑनलाइन में कि सर तेल का रंग कैसा होता है। ये क्लासें छोड़ने के नतीजे होते हैं। टाइम पे क्लासें ली होती तो ऐसा सवाल आपके दिमाग में नहीं आता। बाकी बता रखा ना भाई, बस ठीक है। तो आप बाकी क्लास में जाके जहां पर मैंने ट्रांसफॉर्मर तेल लिखा है वहां सबसे लास्ट वाली लाइन देख लेना है। इधर आओ तुम, मुर्गा बनो इधर पहले, मैं ना ठोकूंगा तुम्हें। जिस बंदे ने यहाँ आके फोटो लगाई, एक एक के बारे में डिटेल बता रहा है, तुम्हें लगता है वो सिल्ली का जेल खा के जाएगा यहां से? मेरे ऊपर शक है? मैं सिल्ली का जेल खा के चला जाऊंगा? और मैंने मुर्गा मुर्गा नहीं, मैं ठोकूंगा, मुर्गा तो वो अलग मामला है, मैं अच्छे से पिटाई करूंगा। मैंने यहाँ पर बोला भी है ये तुम्हारे यहाँ फेवरेट सिल्ली का जेल लगी हुई है। जब मुझे इतना पता है तो आपको क्या लगता है मैं सिल्ली का जेल के बारे में थोड़ी सी कम डिटेल देकर जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सवाल तुम्हारा है ही नहीं, ये सवाल हर आईटीआई के बंदे का दिमाग का सवाल है। उसको ट्रांसफॉर्मर में कुछ पता चले नहीं चले, सिल्ली का जेल जरूर चलती है। इसलिए मैंने खुद ने कहा कि तुम्हारे फेवरेट आएगी इधर। तो मतलब जिसने एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, कोई सिल्ली का जेल थोड़ी खा के जाऊंगा, आपको क्या लगता है? लिखूंगा सिल्ली का जेल, आने तो दो उसको, नंबर आएगा, सिल्ली का जेल का नंबर आ जाएगा आपका, चिंता नहीं कर। लेकिन ऐसे बीच में गोचे करना उचित नहीं है। एक में बीरो मारना पड़ियो जगह पर तो थारो पाड़ना पड़े। क्या लिखा था भाई? कूलिंग ट्यूब, ठीक है, कूलिंग ट्यूब लिख दिया। अब हमारे पास दो छोटी छोटी की चीजें लगी होती है। एक होती है ऑयल गेज मापी, तो लिखो ऑयल गेज मापी। ऑयल गेज मापी कहां लगी होती है? संरक्षक टैंक में। लिखो ऑयल गेज मापी संरक्षक टैंक में तेल के स्तर का मापन। संरक्षक यानी कंजर्वेटर टैंक में तेल के स्तर का मापन। लिख लिया? ओके। संरक्षक टैंक ने क्या लिखा? ऑयल गेज मापी
संरक्षक टैंक में तेल के स्तर का मापन, बस हो गया। संरक्षक टैंक में लगी होती है, तेल के स्तर को मापेगी, और ऑयल गेज में भी और कोई काम करेगी क्या? नहीं। अब आपको एक सिंपल है कि तेल कहां भरा जाता है, तो संरक्षक टैंक में, क्योंकि तेल की आवश्यकता तो यही है। इधर कम पड़ेगा तो इसने कहा मेरी गारंटी है, आगे कम पड़ेगा तो मैं दे दूंगा, ज्यादा होगा तो मैं ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम तो इधर ध्यान रखो केवल, है कि नहीं है? है ये मेन टैंक पूरा नहीं भरा होता है। मेन टैंक पूरा भरा होगा तो बताओ, आप गीजर पूरा भरते हो क्या पानी से? थोड़ा खाली रखते हैं। मैं आपको कई चीजें बताऊं, कुकर में दाल बनाते पूरा भरते हैं क्या? किसी में भी दर भरेंगे तो हमेशा ऊपर से थोड़ा भाग खाली रखेंगे, क्योंकि हमें पता है एक तो पदार्थ का आयतन बढ़ेगा, एक वो भाप बढ़ने के कारण दाब बढ़ेगा, इसलिए हमें जगह चाहिए होती है, इसलिए कभी भी पूरा नहीं भरा जाता। टॉपिंग अप का मतलब होता है कि कुंडली के टॉप के ऊपर तक कुंडलियां डूबी हुई होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। कुंडलियां डूबी होनी अनिवार्य है, ये अनिवार्य होती है, ठीक है। पूरा नहीं भर सकते, पूरा कभी भी कहीं भी दर नहीं भर सकते, यहां छोड़ो, कहीं भी दर पूरा नहीं भर सकते, पूरा है क्या? पूरा नहीं भरा होता है। पूरा नहीं तो आप दाल बनाओ तो कुकर भी नहीं भर सकते ना पूरा। सिंपल है, तेल है, मैंने आते ही यही बताया है। तेल क्या होगा? गरम होगा। गरम होगा तो थोड़ी तो जगह चाहिएगी ना, थोड़ी जगह तो चाहिएगी, तो पूरा कैसे भरेंगे? देखा होगा आपने। बाकी आप जो टैंक के बारे में हो सकता है जो बात करो, वो टैंक है आपके गांव में लगा हुआ, और वो टैंक है जो 4-6 घंटा लाइट आए चले। हम जब आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे हैं तो ये स्टेप अप भी होता है, डाउन भी होता है, और ये ग्रिड स्टेशन पे लगा होता है, सब स्टेशन में लगा होता है, ये 24 आवर चलता है। उसके साथ ऐसी क्रिया हम नहीं कर सकते हैं, हमें शोभा नहीं देगा कि हम पूरा भर देंगे, आयतन बढ़ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। हम तो इतना इसमें खतरा मोल लेते हैं कि पंखा लगाते हैं इसके। आप जाना ग्रिड स्टेशन पे जाना, वहां पंखा लगा रहेगा कि भाई तुम इतना तापमान मत करो, हम ताप को छांटने की कोशिश करते हैं, हम उस हिसाब पढ़ते हैं। कभी भी इसमें छोड़ो, कभी भी आप ये बताओ कि जो हमारे पास बैटरियां होती है उसमें भी बैटरी में पानी पूरा नहीं भरा जाता है, थोड़ा सा भाग उसमें भी खाली रहता है, लेकिन आपको वो पॉइंट दिखाता ऊपर, आप एक्चुअल देखोगे तो ऊपर पूरा नहीं भरा होता है, क्योंकि जो बैटरी है, बैटरी चार्ज होगी तो बुलबुले से बनते हैं, जिसके कारण आयतन में फैलाव होता है, तो थोड़ी जगह चाहिए होती है। आप पूरा फैलोगे तो पूरा भरोगे तो होगा क्या? मैं बताऊं, पूरा भर दो, आपने बैटरी यहां रख दी, बैटरी को काम में लिया, तो थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, वो तुम्हारी हरकतों के कारण निकलता है, क्योंकि आप पूरा भरते हो। वो कहते हैं कि पूरा नहीं भरना चाहिए कभी भी, वो कहते हैं थोड़ा सा गैप खाली रहना चाहिए, ताकि इसको फैलने के लिए जगह चाहिए ना। भाई आपने द्रव्य पदार्थ भरा है, द्रव्य पदार्थ भरा है तो आप गर्म होगा तो आयतन तो बढ़ेगा, आयतन बढ़ने के लिए आप जगह नहीं रखोगे तो क्या होगा कि बाहर निकलेगा। तो फिर वो आपको बैटरी लगाने वाला आता है, क्या कहता है, इसको पूरा भर दो, ये पानी तो क्या है कि इसमें निकलेगा, आप ट्रे लगा दो नीचे। तो आजकल जो इन्वर्टर लगाते हैं, कईयों के घरों में नीचे ट्रे लगवा देते हैं, वो ट्रे इसीलिए लगी रहती है, आप उसकी तुलना में थोड़ा सा कम पानी भरें, आपको ट्रे की आवश्यकता है ही नहीं। और जिस ट्रांसफॉर्मर में बहुत ज्यादा तेल भर देते हैं पूरा, तो आप देखते हो ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर तेल लटका रहता है। तो ऐसी हरकत है, ये तो ऐसा नहीं है, ठीक बात नहीं है ये। किसी भी गाड़ी का टैंक भरते हो ना, तो वो फुल है ना टैंक, कुछ भाग खाली रहेगा तो ऑटोमेटिक फुल करेगा, फिर आप कहोगे नहीं इसको और फुल करो, तो वो कहेगा पहला और करेगा फुल, तो कहेगा नहीं नहीं और फुल करो, तो वो और फुल कर सकता है उसमें। तो वो जो हम आगे से ज्यादा और फुल करें ना, वो खतरा है। इसलिए गाड़ी के अंदर तेल भी भराते हैं तो उसमें होता है कि आपने नोजल लगा दिया, जहां ऑटो कट आया है वो टैंक फुल भरा हुआ माना जाता है। टैंक फुल की कैपेसिटी उसे ही कहते हैं। आप तो क्या, उसने जो कंपनी ने कहा भाई थोड़ा गैप छोड़ना चाहिए, आप कहे मैं सूद भर ही नहीं छोड़ू, ये गड़बड़ बात है। आप देख लेना,
जैसे कोई बड़ी गाड़ी लेके जाओगे तो उसमें 200-400 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा, बाइक लेके जाओगे तो उसमें 50 रुपए का एक्स्ट्रा तेल भर सकते हो। अब आप उसमें क्या है, ऑटो कट के बाद में क्या है, नहीं नहीं भर, राउंड फिगर करता हूँ, ऐसा होता है ना। तो ये वो मामला है। कभी भी कहीं पर भी दर हो पूरा नहीं भरना चाहिए। पूरा दर एकदम टॉप पे भरा हुआ खतरा होता है। क्योंकि जैसे मान लो आपने गाड़ी में फुल टैंक भर दिया, आपने गाड़ी छोड़ रखी है धूप में, तो धीरे धीरे तेल तो गर्म हुआ, बॉडी गर्म हुई, गाड़ी बॉडी गर्म, तेल गर्म होता है। गर्म होने पर दर का आप फैला होने का मतलब सामान्य कारण है, फैलता तो ही। अब फैलने के लिए उसको चाहिए जगह, जगह है तो ठीक है, नहीं जगह है तो खतरा है। और क्या खतरा, यही तो है। इसलिए कभी भी पूरा नहीं भरना चाहिए, ऊपर से थोड़ा खाली रखना चाहिए, ताकि आपका सब चीजें, आप तेल भर पूरा भरना अपनी कोई जीवन की अभिलाषा थोड़ी है कि हम इस ट्रांसफर तेल पूरा भरना। हम ये चाहते हैं कि शीतलन का काम है, शीतलन करें तो गर्म हो कौन सा रहा, वाइंडिंग, और क्या गर्म हो रहा है, कोर, ये डूबी होनी चाहिए। उसके ऊपर मैं भरूंगा तो ऊपर गर्म कौन हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। भाई गर्म क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग, और गर्म क्या हो रहा है, कोर। उसको ठंडा करने के लिए हम भरते हैं तेल। तेल का कार्य तो शीतलन ही है, बस ये ध्यान रखना। हो गया। अगला लिखो ताप मापी। उसमें आप घर पे इन्वर्टर की बैटरी देखो ना, उसमें पूरा नहीं भरना चाहिए। आप समझदार बनो, इलेक्ट्रिशियन हो, थोड़ा सा कम भरो, आपको ट्रे के नीचे आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। ये रियलिटी है। यदि आप पूरा भरेंगे तो आपको ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरा भरोगे और वो बैटरी ज्यादा काम करेगी, ज्यादा चलेगी। मान लो कि लाइट आई गई, वापस चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो खतरा इधर आएगा ही आएगा। ठीक है। क्या लिखा, ताप मापी। लिखो यह मुख्य टैंक के साथ जुड़ी होती है, या नहीं, ये मुख्य टैंक के तापन को दर्शाती है। ये मुख्य टैंक के तापमान को, तापमान को दर्शाती है, तापन या तापमान। लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये कहता है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर अलार्म बजाता है। अब ये आप गांव वाले ट्रांसफार्मर में अलार्म ढूंढोगे तो अलार्म है नहीं, तो इधर मत ढूंढना। ये होता है कि मेन टैंक, बड़े टैंक होते हैं, वहां इस प्रकार का सिस्टम लगाया जाता है। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो तो अलार्म बजा दी जाती है। अलार्म ये संकेत देती है कि भाई देखो कि इसका तापमान बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ तो इसको बंद कर दो, यहाँ कल को इग्निशन पॉइंट पे जाएगा तो जल जाएगा, और ट्रांसफॉर्मर जलने मतलब विस्फोट होगा बहुत बड़ा, उसे खतरे से बचा लो। तो ये अलार्म बजता है कि हमने परवाह की नहीं। हमने परवाह नहीं की तो उसने, रिले ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परवाह नहीं करते हो। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा, यहाँ दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो उसने कहा कि इसके कारण हम ऑपरेट हो जाएंगे और परिपथ को ही क्या कर देंगे, बंद। उससे पहले अलार्म बजा के आपको सूचना देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर तो थोड़ी देर में होगा बंद, तुम्हारे चक्कर में रह के फूटेगा तो है नहीं। उससे पहले आप किसी इस विद्युत सप्लाई को अपने हिसाब से डाइवर्ट करना चाहते हो तो आपके पास समय है, कर लो, नहीं तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये संकेत देने के लिए क्या बजा दिया जाता है, अलार्म। अलार्म बजने पर भी बंद नहीं हो तो क्या होगा, ये रिले है जो ओपन हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। एक लिखो और हेडिंग, टेप चेंजर। टेप चेंजर, टेप चेंजर, TAP इंग्लिश में होता है, हिंदी में ऐसे लिख दो, टेप चेंजर। टेप चेंजर मतलब टेपिंग करने का कार्य करता है। ये है ना कुंडली, तो इसमें इतना ट्रांसफॉर्मर काम लेना, यहां तक लेना है कि यहां तक कुंडली काम लेनी है, कि अपने पास ऑप्शन होना चाहिए कि वोल्टेज थोड़ा बढ़ा भी सको और घटा भी सको। क्यों, क्योंकि लंबी दूरी से जब पारेषणीय वितरण लाइन आती है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। उस वोल्टेज ड्रॉप को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेप चेंजर का उपयोग करना पड़ता है। लंबी, जितनी लंबी दूरी से लाइन आएगी वोल्टेज ड्रॉप उतने होने का चांसेस ज्यादा है।
जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उस वोल्टेज ड्रॉप को कवर करना है। कवर करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? टेप चेंजर का। ठीक है, तो टेप चेंजर किस साइड में लगाओगे? हाई वोल्टेज या प्राथमिक है दो। हमेशा ट्रांसफॉर्मर में इस शुरुआत में स्टेप अप तो एक आता है, बाद में तो ग्रिड स्टेशन सब स्टेशन और गांव में सेकंड वितरण है, सब में प्राथमिक में हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज कहाँ है? और ये लंबी दूरी के लिए है, तो इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो लंबी दूरी पे लगा नहीं होता है, जहां उत्पादन हुआ उसके तुरंत बाद ही लगा दिया जाता है कि नहीं है? तो लिखो लंबी दूरी पर पारेषण या वितरण से लंबी दूरी पर पारेषण या वितरण से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को कवर करने के लिए इस वोल्टेज ड्रॉप को कवर करने के लिए ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक वाइंडिंग, ब्रैकेट में लिखो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक वाइंडिंग ब्रैकेट में लिखो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, तो ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक वाइंडिंग ब्रैकेट में क्या लिख दिया? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है, में टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है। टेप चेंजर क्यों लगे भाई? क्योंकि लंबी दूरी से कई बार पारेषण भी होता है, वितरण भी होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। आप देखते हो ना कि भाई घर में जो अपने खंबे से तार लेके आते हैं, अपने घर में सप्लाई आती है, तो इसे कहते हैं सर्विस लाइन। इस सर्विस लाइन में उपभोक्ता के लिए आ रही है, इसमें 3% से ज्यादा ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए। 3% से ज्यादा ड्रॉप है तो बिजली विभाग को खंबा आपके घर के पास लगाना चाहिए। ज्यादा दूर है और आपके ड्रॉप ज्यादा आ रहा है तो वो कह रहा नहीं आना चाहिए कायदे से। तो इसका मतलब क्या हो? जितने ज्यादा दूरी से लाओगे लाइन, उतना ड्रॉप क्या आएगा? ज्यादा। इस ड्रॉप को कवर करने के लिए प्राथमिक वोल्टेज की साइड में क्या लगाया जाता है? टेप चेंजर, जो वोल्टेज ड्रॉप को क्या करेगा? कवर करेगा। ठीक है, और क्या है? बुशिंग, लिखो बुशिंग। लिखो ये पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के बने होते हैं। ये पोर्सलिन या क्या तो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। पोर्सलिन, चीनी मिट्टी को पोर्सलिन कहते हैं। पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो पोर्सलिन है तो क्या कार्य करे? विद्युत रोधक है, तो लिखो यह विद्युत रोधक प्रकृति के होते हैं। यह विद्युत रोधक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके मध्य में से जो टर्मिनल निकलते इसे क्या कहते हैं? बुशिंग टर्मिनल। लिखो इसके मध्य में से, इसके मध्य में से निकलने वाले टर्मिनल को या मध्य में स्थित टर्मिनल को, इसके मध्य में स्थित टर्मिनल को बुशिंग टर्मिनल कहते हैं। जो पीतल या तांबा
पीतल या तांबा का बना होता है। जरूरत पड़े तो एल्यूमिनियम भी बना लेते हैं, तांबा की छड़ नहीं लगा, हम किसकी लगा लेते हैं, एल्यूमिनियम की। पीतल या तांबा का बना होता है, बट जो बिना सुरक्षित वाले हैं उनमें एल्यूमिनियम काम ले लेते हैं। सुरक्षित में तो सब जगह क्या काम लेते हैं, पीतल, मजबूत है और संक्षरण क्रिया भी नहीं करता है। ठीक है, और इसमें क्या रह गया भाई, बकौज रिले, लिखो हेडिंग, ये लो। यह है गैस दाबित रिले है, गैस दाबित रिले है। सवाल बहुत बार यह आता है, ट्रांसफार्मर में कौन से रिले काम लिया जाता है, बुकोलॉजी जो लिखा बकौज रिले बोलते हैं। ठीक है, बकौज रिले प्रयोग कहां किया जाता है, ट्रांसफार्मर में। अब एक और सवाल है, यह गैस दाबित रिले है, यानी उच्च दाब पर ऑपरेट होगा। यह गैस दाबित रिले हैं, लिख दिया। ये हमारे पास कौन से रिले भाई, गैस, और इसका प्रयोग केवल तेल द्वारा शीतलन प्रणाली के ट्रांसफार्मर में किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल तेल द्वारा शीतलन प्रणाली के ट्रांसफार्मर में तेल द्वारा शीतलन प्रणाली के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसका प्रयोग तेल द्वारा शीतलन प्रणाली के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, लिख दिया। ठीक है, और इसमें दो मरकरी कांटेक्ट, इसमें दो मरकरी कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, जो इसमें दो मरकरी कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जो तेल में, इसमें दो मरकरी कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जो तेल में फ्लोटिंग करते हैं। फ्लोटिंग मतलब तैरना, हाँ फ्लोटिंग मतलब तैरना। जब दाब ज्यादा हो जाता है ना तो दोनों टच हो जाते हैं, टच हो जाते हैं तो सर्किट को क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट, नहीं तो ये तेल में क्या करेंगे, तैरेंगे। तो उसमें तेल में फ्लोटिंग, फ्लोटिंग है ना तैरना, तेल में फ्लोटिंग करते हैं, मतलब तेल में खुले रहते हैं। जब दाब ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा दाब के कारण दोनों क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, क्या हो जाता है, परिपथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये हो गया बकौज रिले भी। अब हमारे पास आया ब्रीदर है, कितने केवीए तक लगाते हैं, ये सवाल बहुत सुंदर है। मैंने अभी जो पढ़ाया था उसमें एक सेकंड लाइन क्या लिखा है वो देखो, बकौज रिले की सेकंड लाइन पढ़ो। अब मेरा अगला सवाल है, तेल द्वारा शीतलन प्रणाली का प्रयोग कितने केवीए तक करते हैं, बताओ भाई, मैंने लिखाया है, ऐसे नहीं चल सकते आप, बताओ। तेल द्वारा शीतलन प्रणाली का प्रयोग कितने केवीए तक कर सकते हैं, मैंने लिखा है नहीं, बताओ फिर। है नहीं पता, पढ़ाई करो बेटा, तो आपको है ना रटना नहीं पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी। कितना है, 2 एमवीए तक, ठीक है। तो इसका प्रयोग भी कितने एमवीए तक करोगे, 2 एमवीए ऑटोमेटिक है, जहां तेल है वहीं काम में ले सकते हो, जब तेल है ही नहीं तो फ्लोटिंग किस में करूंगा मैं इसको, ये कार्य दाबित पे करेगा।
और वो भी बिंदु भी क्या है, फ्लोटिंग। तो तेल तो मेरा भरना अनिवार्य है, बिना तेल भरे इसको काम में ले ही नहीं सकता। अब 2 MVA तक ऐसा नहीं है, आप कहोगे 5 KVA पर करेगा क्या, नहीं करेगा। यदि वो प्राकृतिक शीतलन है तो क्यों करेगा। 5 KVA का यदि आपने तेल द्वारा शीतलन लगाया तो उसमें बकवास रिले लगा सकते हो। यदि आपने ये तेल द्वारा शीतलन लगाया तो लगा सकते हो। प्राकृतिक शीतलन में लगेगा क्या ये, नहीं। इसके लिए जरूरी क्या है, शीतलन प्रणाली कौन सी होनी चाहिए, तेल। जो जहां तेल होगा वहां इसका प्रयोग किया जाएगा। बकवास रिले कहां स्थापित किया जाता है भाई, मुख्य टैंक तथा संरक्षक टैंक के बीच। लिखो, इसमें लिखो, उसमें लिखो पहले। ब्रीदर नहीं, इससे पहले एक पॉइंट लिख दो, ब्रीदर से पहले एक पॉइंट लिख दो। ये मुख्य टैंक तथा संरक्षक टैंक के बीच स्थापित होता है। ये मुख्य टैंक तथा संरक्षक टैंक के बीच में, दोनों बीच में एक नहीं है। बकवास रिले कहां स्थापित किया जाता है, मुख्य टैंक तथा संरक्षक टैंक के बीच में। मुख्य टैंक तथा संरक्षक टैंक के बीच में, ठीक है। ओके, हो गया। अब आते हैं, हाँ कुछ सवाल है क्या। अगला अब ब्रीदर है। ब्रीदर को हिंदी में लिखो श्वासक। हाँ, श्वासक सांस ले रहा ना, श्वासक है। यह संरक्षित टैंक के साथ संयोजित होता है। यह संरक्षित टैंक के साथ संयोजित होता है। इसका उपयोग ट्रांसफॉर्मर के तेल के संकुचन के समय, इसका उपयोग ट्रांसफॉर्मर के तेल के संकुचन के समय वायु को ट्रांसफॉर्मर के अंदर लेने के लिए किया जाता है। वायु को ट्रांसफॉर्मर के अंदर लेने के लिए किया जाता है। वायु को ट्रांसफॉर्मर के अंदर लेने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के तेल के संकुचन के समय, ट्रांसफॉर्मर तेल संकुचन करेगा ना, संकुचन मतलब तेल ठंडा होगा, तेल ठंडा होगा तो समेटेगा, इसे कहते हैं संकुचन। संकुचन होगा तो जगह खाली ज्यादा हुई, और जगह ज्यादा खाली हुई तो वहां पर क्या आएगी, वायु। तो वायु तो संकुचन के समय आएगी, कंप्रेशन के समय, एक्सपेंड के समय थोड़ी आएगी। एक्सपेंड के समय तो कौन आएगा, एक्सप्लोजन वेंट आएगा, ठीक है। वायु में नमी को रोकने के लिए, लिखो अगला, इसी में लिखो पॉइंट, इसमें आगे पॉइंट लिखो। वायु में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल करते हैं। अब हेडिंग डालो, सिलिका जेल। अब मैं आपको सारी उत्तर दूंगा, मैं कहानी भी पूरी बता दूंगा, ताकि आप इसको सवाल को वापस कल या परसों को डाउट लेके मेरे पास नहीं आए। अब सबसे पहले तो सिलिका जेल की कहानी सुन लो। सिलिका जेल देखो, एक ऊपर वाली लाइन तो लिख दी, नमी को सोखने के लिए काम में लेता है, वो तो सिंपल है। अब सिलिका जेल के बारे में लड़ाई है।
लड़ाई क्या है कि ये लड़ाई कुछ थी नहीं, सब कुछ मामला सही सही था। ये निमी ने एक गलती की थी खुद ने। निमी की जो आईटीआई की किताब है ना, थ्योरी की किताब, उसमें जहां थ्योरी लिखते हैं वहां उन्होंने लिख दिया कि फ्रेश सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी होता है और उपयोग के बाद नीला हो जाता है, जो कि लाइन गलत है। ठीक है, उन्होंने ये लिख दिया। उन्होंने ही थोड़ी देर बाद आगे एक डायग्राम बनाया, उसमें सही से लिखा है, उसमें उन्होंने गलत नहीं लिखा। जो थोड़ी देर बाद आगे डायग्राम बनाया, डायग्राम में क्या लिखा, सही सही। ठीक है, लेकिन जहां पर पहले लिखा था वहां क्या लिख दिया, थ्योरी में गलत। वहां से गलत लाइन है, कुछ किताब वालों ने उठा ली। अब वो लिखते हैं फ्रेश सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी, उपयोग के बाद नीला, जबकि ये लाइन पूर्णतः क्या है, गलत। फ्रेश सिलिका जेल का रंग नीला ही होता है, उपयोग के बाद हल्का गुलाबी होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पर वीडियो चेक करें कि ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल डालना, सिलिका जेल को निकालना, तो जो जब सिलिका जेल डालेंगे तो आपको नीले रंग की दिखेगी, जब वो निकालेंगे तो आपको हल्की गुलाबी रंग की दिखेगी। ठीक है, और ऑथेंटिक डाटा होता भी यही है। बट ये गलती उन्होंने निमी ने की थी। निमी के उसी पेज में, एक ही पेज में, एक जगह सही लिख के दूसरी जगह उन्होंने गड़बड़ कर दिया था। सही तो उन्होंने लिखा चित्र में और गलत लिखा उन्होंने थ्योरी में। इसलिए सिलिका जेल को लेकर क्यूरियोसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, विशेष रूप से इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। तो मैंने पहली बात तो बता दिया कि ये गलती की जड़ कहां थी। ठीक है, निमी में ही है। मैं बता दूं, मेरे पास निमी की बुक पड़ी होगी, मैं साहित्य मेरे पास इंग्लिश में, मैं बोल देता हूँ लाइन। सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर यही तो है। हिंदी की मिल मिल गई। मैं बोल देता हूँ लाइन क्या है, गड़बड़ क्या है, सिलिका जेल के बारे में उन्होंने क्या गड़बड़ किया। हिंदी की किताब है, 283 नंबर पेज पर है। देखो लिखा है, नवजात सिलिका जेल शुद्ध या सफेद या हल्के गुलाबी रंग में मिलता है। जैसे ही वायु की नमी को शोषित करता है, सिलिका जेल का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ये 283 नंबर पेज पर है, निमी की ओरिजिनल ओरिजिनल किताब में, भारतीय स्किल पे। उसी में उसी में आगे जाओगे तो सिलिका जेल के बारे में लिखा है, when silica gel become pink, regenerate और change the silica gel। यदि सिलिका जेल गुलाबी हो गई है तो या तो इसे पुनः उपयोगी बनाओ या उसको बदल दो। इसका मतलब है कि हल्की गुलाबियां गुलाबी कब आएगी, उपयोग होने के बाद में। मैंने कहा एक ही पेज में उन्होंने दो कांड किए हैं, तो इसलिए अब मेरे पास ये सवाल कभी नहीं आना चाहिए रंग कैसा है, मैं जो आज लिखा रहा हूं वो सही है। ठीक है, हाँ, पहले मैं ये कहानी इसलिए बतानी पड़ती है, नहीं तो वो कहेगा सर मैंने किताब ली थी, मैंने किताब में पढ़ा है ये। तो कोई भी हो आप में से, तो ये गलती कहां से शुरू हुई बता दी। अब लिखो सिलिका जेल में, फ्रेश या नवजात सिलिका जेल का रंग लिखो, फ्रेश या नवजात। फ्रेश या नवजात सिलिका जेल का रंग नीला। लिख दिया। उपयोग के बाद सिलिका जेल का रंग
उपयोग के बाद सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी या सफेद। लिख दिया, सिलिका लिख दिया हल्का गुलाबी या सफेद। नेक्स्ट लिखो, पुण्य उपयोगी बनाने हेतु, पुण्य उपयोगी बनाने हेतु या तो इसे धूप में सुखाना चाहिए, या तो इसे धूप में सुखाना चाहिए, या 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर, या 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर सेकना चाहिए। सेकना ब्रैकेट में लिखना रोस्ट। सेकना चाहिए, नहीं रोस्ट करना चाहिए। या तो आप धूप में सुखाओगे तो धीरे धीरे क्या होगी भाई, यदि गर्मी का मौसम है और बहुत अच्छी गर्मी है, दोपहर में सुखाई तो धीरे धीरे उसमें क्या हो गई, नहीं सॉरी क्या उसमें नमी क्या हो गई, चली गई, उड़ गई। तो नमी उड़ गई तो ये सही हो गया। और या फिर आप इसको सेकोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब सिलिका जेल से संबंधित कोई सवाल अब पूछ लो। सिलिका जेल में बीच में क्यों नहीं ला रहा था, इतनी सारी कहानी थी इस कारण नहीं ला रहा था, क्योंकि कहानी में प्रूफ दे बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप आके मुझे पूछोगे, प्रूफ बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो क्या है, मान लो मेरे से यहाँ पढ़ के गए, अभी तो कहीं इसमें से बोल नहीं पाए, थोड़ी देर आगे गए, अरे होता तो गुलाबी, अरे सर ने गलत लिखा है नीला, मैंने पढ़ा है। तो मैंने इसलिए ये लाइन पूरी बताई है कि ये ऐसा है, 2 किताबों के अंदर लिखा हुआ है गलत, उन्होंने निमी से थ्योरी का आंकड़ा उठाया है। और मैंने बताया निमी के एक ही पेज में 283 नंबर पेज में डायग्राम में सब कुछ सही लिखा हुआ है, थ्योरी लाइन में लिखते समय क्या लिखी हुई है, गलती लिख दी है। तो अब लिखो, हाँ सेकने के बाद में, हाँ आप बताइए कैसा हो जाना चाहिए, बस वही होगा। पुण्य उपयोगी बना रहे, यूज लेने बाद का क्या मतलब हुआ, यूज लेने बाद तो हल्का गुलाबी हुआ। उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट लाइन तीसरी लाइन क्या है, पुण्य उपयोगी बनाना है। जब पुण्य उपयोगी बनाना है तो आप कहोगे जो इसने नमी सोखी उसको बाहर निकालो। जब नमी सोखी उसको बाहर निकाला तो क्या बन गए वापस, नीला। पुण्य उपयोगी बनाया कि नहीं बनाया, पुण्य उपयोगी कब बनेगा, जब उसमें नमी को क्या निकालोगे, बाहर। नमी को बाहर निकालने के लिए क्या है, या तो अच्छी धूप आ रही तो धूप में सुखा दो, धीरे धीरे निकल जाएगी नमी बाहर। और या फिर क्या करोगे, 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या करोगे, रोस्ट, सेकोगे। सेकोगे नमी निकलेगी या नहीं निकलेगी, बस है। हो गया भाई। अगला लिखो, ट्रांसफॉर्मर को नमी से सुरक्षित रखने की विधियां। लिखो, एडिंग है, सारी सारी जैसे पॉइंट लिख रहे ना वैसी पॉइंट है, कोई अलग विधियां नहीं पढ़ेंगे, मतलब 4-5 चीजें लिखेंगे। ट्रांसफॉर्मर को, पॉइंट लिखना पड़ेगा ना हर चीज का, ट्रांसफॉर्मर को नमी से सुरक्षित रखने की विधियां। पहला है सिलिका जेल के उपयोग से, लिखते जाना मैं जो जो बोलूं। पहला है सिलिका जेल के उपयोग से, दूसरा है रबर के डायफ्राम से, रबर के
डायफ्राम से, रबर के डायफ्राम के उपयोग से। डायफ्राम लगाते हैं इसमें तो रबर के लगाना चाहिए, इसमें भी नमी को नहीं आने देगा, ये वन वे का मार्क कर देगा। ठीक है। सील किए हुए संरक्षित टैंक से, पहला लिखा सिलिका जेल से, सिलिका जेल नमी को सुरक्षित करेगा नहीं करेगा। दूसरा जो डायफ्राम लगाओ रबर का लगाना देना चाहिए, तो अंदर क्या नमी को नहीं आने देगा, कुछ नमी तो रबर खुद सोख लेता है। ठीक है, तो रबर के डायफ्राम के उपयोग से। तीसरा है सील किया हुआ संरक्षित टैंक से, ऐसा नहीं है संरक्षित टैंक लीकेज हो, सील किया हुआ संरक्षित टैंक से, सील किया हुआ संरक्षित टैंक से। चौथा लिखो गैस कुशन विधि द्वारा, गैस कुशन, कुशन, गैस कुशन, कुशन मतलब इसमें गैस कुशन ज्यादा दाब पर ये क्या करेगा कि जब एक्सप्लोजन वेंट बाहर जब फेंकेगा ना, उसमें वापस इसकी तरफ कोई नमी नहीं आए, तो गैस कुशन विधि से। और एक है थर्मोसाइफन के फिल्टर के उपयोग से, थर्मोसाइफन, थर्मोसाइफन फिल्टर के उपयोग से। जो तापमान पर फिल्टर लगाया जाता है थर्मोसाइफन के फिल्टर के उपयोग से। ये 500 पॉइंट क्यों लिखाया, इसलिए कि आपको परीक्षा में सवाल आए, बताओ कि ट्रांसफॉर्मर को नमी से सुरक्षित कैसे किया जाएगा। पहला है सिलिका जेल, दूसरा गैस कुशन विधि, तीसरा है थर्मोसाइफन विधि, चौथा है सभी। तो आप सिलिका जेल करके आते हैं, अब आपको सभी करके आना है, क्योंकि बस इसको लिखने का कारण ये है, यदि ये जब तक आप थर्मोसाइफन गैस कुशन नाम नहीं पढ़ते परीक्षा वाला देता, तो आप तो सिलिका जेल करके आते ना, कि सिलिका जेल से नमी से क्या करते हैं सुरक्षित, नमी से ये भी सुरक्षित करते हैं। इसलिए जब सवाल आए और ये ऑप्शन आए तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा, सभी। एक और भाग रह गया था एक्सप्लोजन वेंट, कौन सा भाग रह गया था, एक्सप्लोजन वेंट। क्या होता है एक्सप्लोजन वेंट, आगे लिख दो ब्रैकेट में प्रेशर रिलीज वाल्व, एक्सप्लोजन वेंट। यहां प्रेशर रिलीज वाल्व। मुख्य टैंक में दाब को रिलीज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य टैंक में दाब को रिलीज करने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। मुख्य टैंक में दाब है, उस दाब को रिलीज करने के लिए इसका प्रयोग में लिया जाएगा या इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है।
ठीक है भाई। तो ये थे सारे ट्रांसफॉर्मर के भाग। लिख लिया? अब कोई सवाल है? कैपेसिटर टेप चेंजर, हाँ, एक मिनट, बिल्कुल अच्छा सवाल है। टेप चेंजर ऑन लोड काम करता है कि ऑफ लोड? टेप चेंजर को सदैव ऑफ लोड काम कराना चाहिए। यदि लोड से जुड़े रहता है उस समय आप टेप चेंजर उपयोग करोगे तो स्पार्किंग होने का खतरा होता है। काम तो भी करेगा लेकिन वहां पर क्या होगा, स्पार्किंग होने का खतरा रहता है। तो सुरक्षित टेप चेंजर कहां होगा? ऑफ लोड। ऑफ लोड का मतलब आगे का लोड सारा क्या कर दो, बंद, और उसके बाद टेप चेंज कर दो, ठीक है, तो स्पार्किंग नहीं आएगी। यदि आगे का लोड जुड़ा हुआ है तो क्या होगा कि जैसे आप टेप चेंज करोगे पहले एक जगह से थोड़ा पॉइंट ढीला होगा, फिर उसको खींच सके वो कहां आगे ऊपर जाके सेट होगा, तो उसमें स्पार्किंग होने का खतरा रहता है। इसलिए अच्छी बात यह है कि लोड नहीं जुड़ा हुआ हो तो टेप चेंज करना चाहिए। ऑफ लोड अच्छी बात है, ऑन लोड में स्पार्किंग खतरा है। बाकी ऑन लोड कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन लफड़ा यही है। हाँ, क्या गुणगुण क्या कर रहा है? बोल। है शट डाउन? ओके, वो शट डाउन होता है, शी डाउन कहते हैं उसे सीधा। ट्रांसफॉर्मर ऐसे होता है, यदि दाब एक्सप्लोजन वेंट द्वारा निकल जाए तो अच्छी बात है। प्रेशर रिलीज वाल्व काम नहीं करें तो सीधा डायफ्राम फूटेगा। डायफ्राम फूटेगा तो वापस लाके डायफ्राम डाल के रिले को सेट करके वापस स्टार्ट करना पड़ता है। फिर उसको बंदे को आना ही पड़ता है ट्रांसफॉर्मर को सही करने के लिए। जब तक हमारे पास डायफ्राम फूटने की कंडीशन नहीं आए, उससे पहले प्रेशर रिलीज वाल्व के द्वारा काम हो जाए, तब तो ये खुद बंद हुआ चालू हुआ कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब डायफ्राम ही टूट गया तो फिर मतलब वो कनेक्शन भी काटेगा उस समय, क्योंकि उसको पता है कि डायफ्राम टूट गया, कनेक्शन तो काटना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ताप होगा तेल क्या निकलेगा बाहर। जब भी डायफ्राम फूटता है मतलब टूटता है तो बहुत सारा तेल क्या निकलता है, बाहर निकलता है उसमें, क्योंकि दाब बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए। ये है लास्ट में कि भाई अब यह विस्फोट होगा ट्रांसफॉर्मर, विस्फोट नहीं हो उससे पहले क्या टूट जाएगा, डायफ्राम। अब दाब है जो रिलीज कर दिया पूरा, उसने कहा प्रेशर रिलीज वेंट के द्वारा तो हुआ नहीं, तो क्या करेगा, कौन रिलीज करेगा, डायफ्राम। ये मामला। और कोई सवाल? ट्रांसफॉर्मर ऑयल किन किन कारणों से खराब होता है? सिलिका जेल को कब चेंज करना चाहिए? सिलिका जेल को कब चेंज करना चाहिए, जब हल्का गुलाबी हो जाए, पहला मामला। दूसरा मामला कितने दिनों में, तो कहते हैं कि 1000 kVA तक के होते हैं ना, उसमें डेली जांचना चाहिए। 1000 kVA तक होते हैं उसमें क्या है, सिलिका जेल को डेली जांचना चाहिए, और उसके ट्रांसफॉर्मर को तेल को मासिक जांचना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर के तेल को मासिक 1000 kVA तक के। और वोल्टेज और धारा है, लोड है, वो प्रत्येक घंटे जांचनी चाहिए 1000 kVA से नीचे। ये लगे कहां होते, पारेषण और वितरण केंद्रों में, ये वहां के ट्रांसफॉर्मर है। ऐसा नहीं आपके गांव डेली राउंड काटने आएगा वो क्या सिलिका जेल वगैरह, ये नहीं है। वो वितरण में पारेषण केंद्र पर उनको ये कार्य होता है। 1000 kVA से नीचे और 1000 kVA से ऊपर की कंडीशन होती है, उनको वहां पूर्णतः सुरक्षित रखना होता है। हैं? आकाश से बिजली बचाने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं,
लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जो पारेशन लाइन होती है उसके सबसे ऊपर वाला तार होता है, वो लाइटनिंग अरेस्टर का होता है। उस तार को हम अर्थिंग करते हैं। 1 मील की दूरी पर 4 अर्थिंग होना अनिवार्य है, और वो अर्थिंग पाइप अर्थिंग होती है। क्लियर? आपको कोई खास फायदा नहीं हुआ यदि आगे वाली लाइनें ध्यान से नहीं सुनी है। बाकी आपको लाइटनिंग अरेस्टर तो आपको भी पता था, आगे वाली लाइन ध्यान से सुननी थी। ऊपर तार स्थापित होता है, उसको अर्थिंग किया जाता है। 1 मील की दूरी में कितनी अर्थिंग होती है? 4। और अर्थिंग का प्रकार क्या है? पाइप। ये आपके नई इंफॉर्मेशन थी, और उससे पहले जो पूछा गया वो इंफॉर्मेशन आपके पास थी। हैं? ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग होती है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग तो करेंगे ना, कोई भी बॉडी होगी सबकी हम अर्थिंग तो करेंगे ही। ट्रांसफॉर्मर के सुरक्षित करने के लिए गार्डिंग भी की जाती है, जाली लगाई जाती है चारों ओर, और जाली लगभग 8 फुट ऊंची होनी चाहिए। लेकिन यहां नहीं लगाते हम जालियां लगाते हैं वितरण केंद्रों में। बाकी जाली लगी होनी अनिवार्य होती है, ताकि कोई भी इसके टक्कर वक्कर नहीं लगे, या मतलब कोई इसको टच नहीं करे, कोई खतरा हो तो बच जाए, इसलिए जाली लगी होनी चाहिए। और उसकी हाइट होती है 8 फुट। है? लुब्रिंग? हाँ, लुब्रिंग क्या होता है? मतलब तेल भरने की क्रिया है। थ्री फेज तो सिंगल फेज वैसे ही हो जाता है। स्टार है, 3 तार है, 3 में से एक तार एक गली में भेज दे, 3 फेज का क्या हो गया? सिंगल फेज। वो तुम ट्यूबवेल वाला मामला कर रहे हो। ट्यूबवेल पे करते हैं वो करते हैं सिंगल फेज को 3 फेज में। उसमें क्या होता है कि सिंगल फेज सप्लाई आ रही होती है, 2 फेज पूर्णतः खाली नहीं होते, उसमें हल्का हल्का करंट भेजते वो, कि कोई तार तोड़ के चोरी नहीं कर ले। इसलिए बिजली विभाग क्या है कि उन 2 फेज में हल्का सा करंट भेजते हैं। उन करंट को लेकर आप पता नहीं कोई से सिस्टम लगाते, इक्विपमेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं मुझे नहीं पता, उससे 3 फेज बना के मोटर चला लेते हैं। आप उसका कह रहे होंगे, वो हल्का करंट आ रहा है ना उन 2 फेजों का, उसका यूज करते हैं उसमें। वो हल्का करंट आता है, पूर्णतः बंद नहीं करते हैं करंट, किसी भी तार में पूर्णतः करंट बंद नहीं करते हैं। वो हल्का करंट 2 फेज में देते हैं, 1 फेज में मेन करंट दे देते हैं। क्योंकि क्या भाई, अब ये लाइन गांव में भी जा रही है, ट्यूबवेलों पे भी जा रही है, तो अब ये कनेक्शन क्या हो गया? सिंगल फेज। 6 घंटे हमने 3 फेज दे दिया, अब क्या रह गया? सिंगल फेज रह गया। तो फिर उस सिंगल फेज को 3 फेज बनाने की क्रिया होगी आपके उधर, वो मुझे नहीं मालूम क्या है। ऐसे तो क्या है कि गाँव में या ट्यूबवेलों में जहां भी लगाते हैं, एक कहते हैं एक छोटी सी मशीन लगाते, कहते हैं शक्ति है ये। मैंने मेरे गांव में देखी वो शक्ति, ये इसलिए लगाते हैं शक्ति कि वो क्या है कि अड़ोसी पड़ोसी घरवालों की सबकी है ना, उस लाइन में जो आती है ना करंट और वोल्टेज, वो ज्यादातर वो खुद खींच लेती है। फिर इससे पड़ोसी के पंखे धीरे चलने लग जाते हैं। ये होता है ना, होता तो स्टेबलाइजर ही है। उसको गांव में शक्ति कहते हैं ना। हाँ, शक्ति कहते हैं कि वो शक्ति लगे। तो जब आप घर में शक्ति लगाओ तो पड़ोसी आके मना करेंगे, ये तो मत ही लगाओ, हमारे भी चलने ही 2 पंखे। तो साइज तक मिल जानी चाहिए। आज तो मुश्किल है, मैं कल बता दूंगा आपको, पता करके। आप क्यों 2 चक्कर निकालेंगे? मैं कल आपको आऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मैंने कल तो पता किया नहीं था। है 30 को, 23 नहीं हुई, 30 हो गई। हाँ, अभी जो किताब आ रही है, ये तो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन आई, फिटर वालों की एक फिटर आ रही है, एक आ रही है मैथ की, एक आ रही है रीजनिंग की, और एक सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम चल रहा है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर। वो बहुत ज्यादा तपस्या मांग रही है, मेरे से ही मांग रही है, और क्या मांगेगी। कर रहा हूँ माता फोड़ी। एक वो सबसे मोस्ट डिमांड वाली बुक है, बहुत ज्यादा डिमांड है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। क्योंकि मार्केट में जितनी भी किताब है उसमें वो सवाल है ही नहीं जिसमें प्रैक्टिस कर सकें। उसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभी आपकी क्लासें हुई नहीं, क्लासें होगी तो पता चलेगा। उसमें प्योर प्रैक्टिस होती है साहित्य तक। लेकिन बुक के बारे में क्या, कभी भी श्योरिटी से नहीं कहते हैं, क्योंकि बुक लिखते लिखते पता चला नहीं यार वो लेवल पे नहीं आई है।
तो वापस लिखना पड़ता है ना। वही तो ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसी की तो सबसे ज्यादा डिमांड है, यही तो कह रहा हूं मैं। उस किताब का नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसमें वर्कशॉप कैलकुलस है, ड्राइंग है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ है, एनवायरमेंट, आईटी लिटरेसी है। बाकी सब हो चुके हैं। केवल 6 चैप्टर हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के, उनके सवाल बनने बाकी हैं। मतलब परीक्षा में आए हुए तो डाल दिए हैं, नए सवाल बनाने प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि वो किताब खरीदी केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जाएगी, और उस किताब को खरीदने का विशेष कारण नहीं। प्रैक्टिस के लिए सबको क्या चाहिए? सवाल। उसके लिए माथा फोड़ी चल रही है वो आप खोल के देख लेना, पढ़ी नहीं जाएगी। क्योंकि उसमें वैल्यू ऐसे दी हुई है कि वो वन डे एग्जाम के लिए नहीं है। वो वैल्यू ऐसे दी हुई है कि आपको कैलकुलेटर चाहिए होता है। उस किताब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आईटीआई में कैलकुलेटर एलो था, तो उसने कहा कि एलो है तो उस हिसाब से उन्होंने वैल्यू दे दी। लेकिन आपको कंपटीशन में कैलकुलेटर एलो नहीं होता ना, इसलिए आपको वैल्यू ऐसे दी जाती है जिसमें आपको गुणा भाग हो सके करने पर। ऐसे है कि मैं गुणा तो बहुत कर सकूं, लेकिन 3.864 में 2.732 का भाग दिया नहीं जा रहा, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए खोल लेना उस किताब को, खोल लेना उस किताब को, 1 घंटे ही नहीं पढ़ सकते। मैं आपको चैप्टर बता दूं, पहला खोल लेता हूं, द्रव्यमान भार घनत्व खोल ले, कोई सा भी खोल ले, पढ़े ही नहीं जाएगा वो। ठीक है भाई, कल इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास 3 चीजें बची हुई है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, क्लिप ऑन मीटर, और एक है सपनर परीक्षण है। फिजिक्स रक्षाबंधन बाद ही करेंगे, रक्षाबंधन तक आपको, बैठो बैठो, ये जो करवा देंगे ना ट्रांसफॉर्मर हुआ, उसके बाद में सिंगल फेज, 3 फेज, सिंक्रोनस मोटर, ये तो ना तीनों छोटे छोटे हैं। ये एक बार हो जाए तो मैं सोचूं मशीन एक बार आ जाए ना कंट्रोल में, तो फिर सब चीजें कंट्रोल में हो जाएगी। एक बार मशीन कंट्रोल में आ जाए है, 12 से 1 ये अच्छा टाइम है, लेकिन आप आना उधर, मैं क्लास ले रहा होता हूँ। मैं मैं पूरे टाइम क्लास ले रहा होता हूँ। अभी मेरी केवल एक क्लास नहीं है, वो है 9 से 10। बाकी मेरे सुबह से लेके मतलब 2 बजे तक, तो 1:30 बजे तक तो लगातार ही है। उसके बाद शाम को 4 घंटे है। अभी सुबह में एक क्लास ही नहीं, केवल 9 से 10। बट आपकी क्लास है, टेस्ट लेना है, वो लिखवा देंगे, ठीक है ना। ओके।